हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होगा। और सीरीज बहुत इंटरेस्टिंगली जा रही है, बहुत लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए, हमने लास्ट लेक्चर में 5 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे। सेकंड चैप्टर खत्म होने वाला है, बस 30 न्यूमेरिकल्स बचे हैं। आज कोशिश करेंगे 10 न्यूमेरिकल लगा लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6, 5 तक हमारा सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है इस वक्त आपकी स्क्रीन पे? Two vectors have magnitudes 3 unit and 4 unit respectively. What should be angle between them if the magnitude of resultant is 1 unit, 5 unit and 7 unit? ठीक, तो क्या दिया हुआ है? ए वेक्टर कोई है, उसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है। बी वेक्टर कोई है, उसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है। ठीक, ओके। रिजल्टेंट निकालना है, जब एंगल निकालना है जब रिजल्टेंट पहले क्या हो, 1 यूनिट। रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला क्या बताया था? आर इज टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये थीटा हमें निकालना है, ओके। चलिए, आर के लिए हम क्या रखेंगे? 1 इज टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, ए मतलब 3 का स्क्वायर 9, फिर बी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस थीटा। स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 1 इज टू 9 प्लस 16 25 हो जाएगा। 25 प्लस ये हो जाएगा 24 कॉस थीटा। तो 24 कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस 25 यानी कि माइनस 24। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 24 अपॉन 24 यानी कि -1। और कॉस थीटा -1 कब होता है? जब थीटा 180 डिग्री होता है, ओके। ये हो गया हमारा पहला पार्ट सॉल्व। दूसरे में आर कितना का है? 5 यूनिट। चलिए, इसमें भी सेम फॉर्मूला, यही फॉर्मूला लगाएंगे। 5 इज टू अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस थीटा। दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 25 हो जाएगा। 25 इज टू 25 प्लस 24 कॉस थीटा। तो इससे 24 कॉस थीटा क्या आ जाएगा? 25 माइनस 25 यानी कि 0। ठीक, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या रखेंगे? कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। और कॉस में 0 कब होती है? जब थीटा 90 होता है। तो इससे क्या आ जाएगा? थीटा 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पार्ट है इसका, जब आर रिजल्टेंट क्या दिया है हमें? 7 यूनिट। ठीक, तो ये यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जब रिजल्टेंट हमें क्या दिया हुआ है? 7 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। फिर से भाई 7 इज इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 24 कॉस थीटा। ठीक, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 49 इज इक्वल टू 25 प्लस 24 कॉस थीटा। तो 24 कॉस थीटा क्या हो जाएगा इस बार? 49 माइनस 25 यानी कि 24। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 24 अपॉन 24, ये हो जाएगा 1। और कॉस में 1 कब होता है? जब थीटा 0 होता है। तो थीटा 0 डिग्री आ जाएगा। मतलब पहले में क्या आएगा? थीटा 180, दूसरे में क्या आएगा? थीटा 90 और तीसरे में आएगा थीटा 0। ठीक, ये सॉल्व हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे इस वक्त। A spy reported about a suspected car. Read as follows: the car moved 2 kilometers east, made a perpendicular left turn, ran 500 meters, made a perpendicular right turn, ran 4 kilometers and stopped. Find the displacement of car. बहुत सिंपल सा है, ठीक। हम क्या बनाते हैं यहाँ पे? वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, इस तरह से डायरेक्शन बनाते हैं। ये मान लेते हैं ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से जो कार है चलना शुरू करती है। क्या कह रहे हैं? पहले वो 4 किलोमीटर ईस्ट में जाती है, तो यहाँ पे मान लेते हैं 4 किलोमीटर इतना ईस्ट में गई। ठीक, उसके बाद क्या कह रहे हैं? परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न लेती है, परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न लिया यहाँ से, और 500 मीटर यानी कि 0.5 किलोमीटर इसको लिख सकते हो। ठीक, सेम यूनिट कर देते हैं, ये किलोमीटर ये भी किलोमीटर। फिर यहाँ से क्या कर रहे हैं? राइट टर्न ले रहे हैं, ठीक। और कितना जा रही है? 2 किलोमीटर, ओके। ये ए ले लेते हैं, ये बी, ये सी और ये डी। यहाँ पे ये स्टॉप हो गई, ओके। चलिए, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, ए बी एक वेक्टर होगा, बी सी एक वेक्टर होगा, सी डी एक वेक्टर होगा, ठीक। ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है हमें। ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट मतलब रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट क्या होता है? एक्स कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट स्क्वायर का होल अंडर रूट। ठीक, अब ए बी वेक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट देखते हैं। एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा? 4 किलोमीटर।
सिमिलरली एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ BC, इसका कोई एक्स कॉम्पोनेंट होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 0 किलोमीटर। फिर एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ CD वेक्टर, इसका क्या होगा 2 किलोमीटर। ठीक, तो ओवरऑल इसका सम करोगे रिजल्टेंट क्या आएगा 6 किलोमीटर। 2 + 0 + 4 6 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट अब वाई कॉम्पोनेंट निकालना है। वाई कॉम्पोनेंट ऑफ AB कोई होगा नहीं, तो 0 किलोमीटर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी वाई कॉम्पोनेंट नहीं है। ठीक, फिर वाई कॉम्पोनेंट ऑफ BC देखते हैं, तो क्या हो जाएगा 0.5 किलोमीटर। ठीक, फिर वाई कॉम्पोनेंट ऑफ क्या देखते हैं CD वेक्टर, ये क्या होगा 0 किलोमीटर क्योंकि इसका भी कोई वाई कॉम्पोनेंट नहीं है, तो इसका भी रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 0.5 किलोमीटर। इसका या 6, इसका या 5, तो रिजल्टेंट ओवरऑल रिजल्टेंट क्या आएगा अंडर रूट एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। एक्स कॉम्पोनेंट है 6 का स्क्वायर, वाई कॉम्पोनेंट है 0.5 का स्क्वायर, यानी कि क्या आ जाएगा अंडर रूट 36 प्लस 0.25, यानी कि अंडर रूट 36.25, यानी कि 6.02 किलोमीटर। ये आ जाएगी ओवरऑल रिजल्टेंट हमारा डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार हो जाएगा A से D के बीच में क्या आ जाएगा 6.02। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका हम एक अलग से क्लिप बना के भी डाल देंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बोल्ड से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसमें आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा वेक्टर का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, एक कैरम बोर्ड है 4 × 4 फीट स्क्वायर है और उसमें क्वीन सेंटर पे रखी है। द क्वीन हिट बाय द स्ट्राइकर मूव्स टू द फ्रंट। क्वीन को जब स्ट्राइकर से हिट करते हैं तो फ्रंट एज पे जो स्ट्राइक करती है और वापस आके हमारा रिबाउंड होके जो सेंटर के पीछे होल है उसमें चली जाती है। ठीक है, रिबाउंड्स एंड गोज इनटू द होल बिहाइंड द स्ट्राइकिंग लाइन। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज, फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल और फ्रॉम द सेंटर टू द होल। अब इसका फिगर देखिए, ये हमने ले लिया 4 × 4 का एक कैरम बोर्ड। ठीक, ओके, 4 यहां से 4 यहां से। ठीक, 4 × 4 का कैरम बोर्ड, ये इसका कोई सेंटर पॉइंट है, यहां से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2, ये 2, सारे 2 लेंथ हो जाएगी इसकी। ओके, चलिए ये 4 हटा के 2 लिख देते हैं। ओके, ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट। यहाँ से हमने स्ट्राइकर स्ट्राइक किया, यहाँ पे क्वीन रखी थी, वो जाके कहीं पे सामने ये स्ट्राइक करती है और रिबाउंड होके जो सेंटर के पीछे होल है वहां पे चली जाती है। ठीक, ओके, चलिए अब इसको नाम देते हैं ABCD और ये PQRS, ये हो जाएगा O पॉइंट। ठीक, और इसको कोई नाम दे देते हैं E पॉइंट। ओके, चलिए ठीक, अब हमें ओवरऑल निकालना क्या है, OE निकालना है, E से A निकालना है और O से A निकालना है। सबसे पहले OE मतलब क्या है, सेंटर से फ्रंट एज के बीच की डिस्टेंस, फिर फ्रंट एज से होल की डिस्टेंस, फिर सेंटर से होल की डिस्टेंस। ये 3 पार्ट हमें सॉल्व करने हैं। ठीक, अब ये 2 2 2 2 है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा यहाँ पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये भी होगा। ठीक, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जिस एंगल पे जाएगी वहीं पे रिफ्लेक्ट भी करेगी, तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो ये दोनों होंगे। ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक, अगर इतना पार्ट हम एक्स ले लेते हैं तो इतना पार्ट हमारा 2 - x हो जाएगा। क्लियर, ये पार्ट एक्स ले लिया, ये पार्ट 2 - x हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम ये दोनों ट्रायंगल सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या ट्रायंगल सॉल्व करते हैं, OSE, और दूसरा फिर सॉल्व करते हैं AED। इससे सॉल्व करने से क्या होगा, हमें ये x पता चल जाएगा। कैसे, ये चीज 2 पता है, इसमें ये 4 पता है। अगर हम tan थीटा लगाएं पहले वाले में इन ट्रायंगल इसको लिख सकते हैं SOE, सॉरी। ठीक, तो यहाँ पे tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे x, बेस हो जाएगा 2। ठीक, फिर ये ट्रायंगल लगाएं, यहाँ पे थीटा की आई होगा क्योंकि एंगल आई है। ठीक, इन ट्रायंगल ये ले लेते हैं DAE। ठीक, चलिए अब इसमें tan r हो जाएगा, tan r परपेंडिकुलर यहाँ पे 2 - x और बेस हो जाएगा 4 ये। ठीक, ओके,
अभी हमने बताया आई इक्वल टू आर, तो टेन आई टेन आर के बराबर होगा, ये दोनों इक्वल रख देंगे तो एक्स माइनस टू इक्वल टू टू माइनस एक्स बाई फोर हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो फोर एक्स इक्वल टू फोर माइनस टू एक्स, यहाँ पे आएगा तो फोर प्लस टू सिक्स एक्स इक्वल टू फोर, तो एक्स क्या हो जाएगा फोर अपॉन सिक्स यानी कि टू बाई थ्री। तो ये डिस्टेंस हो गई हमारी टू बाई थ्री, तो ये क्या हो जाएगी फोर बाई थ्री। टू माइनस टू बाई थ्री करोगे फोर बाई थ्री आ जाएगी। ठीक, तो हमें एक्स पता चल गया। ओके, अब देखिए ये टू पता है, ये टू बाई थ्री पता है, ये निकालना है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे ये 90 बना रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, मतलब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, बेस और परपेंडिकुलर पता है, तो सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो इससे क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इन ट्रायंगल एस ओ ई, इसमें जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या होगा, ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू एस ओ स्क्वायर प्लस ई ओ स्क्वायर प्लस ई एस स्क्वायर। ठीक, एस ओ टू का स्क्वायर प्लस टू बाई थ्री का स्क्वायर यानी कि फोर प्लस फोर बाई नाइन, इसमें से फोर कॉमन लो, वन प्लस वन बाई नाइन, ये क्या हो जाएगा फोर टेन बाई नाइन। ठीक, यहाँ पे ओ यू क्या हो जाएगा अंडर रूट फोर इंटू टेन बाई नाइन, जिसको सॉल्व करोगे तो टू बाई थ्री बाहर आ जाएगा रूट टेन। ये हो जाएगी हमारी पहली डिस्टेंस। जो हमारा पहला पार्ट है, क्या कह रहे हैं, ये डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज, क्या आएगी टू बाई थ्री रूट टेन। ठीक, चलिए ये पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ठीक, यहां तक का समझ में आ गया होगा पहला पार्ट। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या कहा है, फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल। अब ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल बी ए ई। ठीक, इसमें क्या करते हैं, ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, हमें ये निकालना है, फिर से पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई डी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। ठीक, ओके, ई डी ये क्या है फोर बाई थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, ये फोर हो जाएगा, टू प्लस टू ये फोर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सिक्सटीन बाई नाइन प्लस सिक्सटीन, इसमें से सिक्सटीन कॉमन, फिर से अंदर क्या हो जाएगा वन बाई नाइन प्लस वन, जिसको क्या लिख दोगे टेन बाई नाइन, तो सिक्सटीन बाई नाइन इंटू टेन। ओके, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा अंडर रूट सिक्सटीन बाई नाइन इंटू टेन, जिसको क्या लिख सकते हो फोर बाई थ्री रूट टेन। तो ये आ जाएगी डिस्टेंस फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट पार्ट में क्या कहा है, हमें सेंटर से होल की डिस्टेंस निकालनी है। तो ये पार्ट टू होगा, ये पार्ट टू होगा, फिर से पाइथागोरस थ्योरम इसमें भी लगा दो। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। सी क्या है, ये ओ क्यू और ए क्यू पता है, हमें ओ ए निकालना है, तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, और दोनों की वैल्यू टू है तो टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर यानी कि फोर प्लस फोर इज इक्वल टू एट। तो ओ ए क्या आ जाएगा अंडर रूट एट, जिसको क्या लिख सकते हो टू रूट टू। तो ये हमारे तीनों पार्ट इसके सॉल्व हो गए। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज देख सकते हैं आपकी किस तरह से लिखा गया है, उसको समझना ही बस हमारा इसमें काम होता है। एस सी वर्मा सर की बुक में बस यही चीज है कि बुक्स जो क्वेश्चन होते हैं वो डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं, बस उसको समझना ही आपको ट्रिक्स होती हैं कि कैसे आप उसको समझ सकते हो। तो ये क्वेश्चन देखा होगा आपने, बहुत ईजी है। नेक्स्ट जो हमारा है अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है। ठीक, क्या कह रहे हैं, एक मॉस्किटो नेट है 7 फीट इंटू 4 फीट बेड और 3 फीट हाई है। ठीक है, द नेट हैज अ होल एट द कॉर्नर ऑफ द बेड थ्रू विच a mosquito enters the net. It flies and sits at the diagonally opposite corner of the net. Find the magnitude of the displacement of the mosquito. Phase second, taking hole as the origin, the length of the bed as x-axis, its width as y-axis, and vertically up as z-axis. Write the component of displacement of vector. ठीक, तो चलिए पहले हम इसकी एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। 7 मीटर लेंथ, 4 मीटर ब्रेथ और 3 मीटर हाई, कुछ इस तरह से 7 फीट 4 फीट और 3 फीट। ओके, अब इसको हम अगर इस तरह से बनाते हैं, ठीक,
ठीक है, ये लिख सकते हैं। चलिए 7 फीट 4 फीट 3 फीट ओके। यहाँ पे मान लेते हैं होल है और यहाँ पे डायगोनली अपोजिट कोई भी मॉस्किटो यहाँ से इंटर करके यहाँ पे जा रहा है, तो क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस में 7 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका, वाई एक्सिस में 4 और जेड एक्सिस में 3 फीट हो रहा है। तो इसके लिए अगर हम वेक्टर बनाएंगे, ये मान लेते हैं ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, तो ये ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस में 7 तो 7 इंटू आई डायरेक्शन यानी कि एक्स प्लस 4 इंटू जे, ठीक है, जे मतलब ये वाई एक्सिस में 4 फीट डायरेक्शन और प्लस 3 के, ये इस तरह से इसका वेक्टर लिख सकते हो आप ओके। 7i प्लस 4j प्लस 3k। फिर क्या क्या है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ओ ए का, तो क्या कर सकते हो, 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक। एक्स एक्सिस में 7 डिस्प्लेसमेंट, वाई एक्सिस में 4 डिस्प्लेसमेंट और जेड एक्सिस में 3 डिस्प्लेसमेंट, ठीक ओके। तो ये 49 प्लस 16 प्लस 9, इसको कैसे लिख सकते हो, 49 प्लस 16 प्लस 9 यानी कि 49 प्लस 25 आ जाएगा अंडर रूट 74 फीट, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये इसका पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। दूसरा पार्ट, अब दूसरा पार्ट बहुत सिंपल सा, केवल आपको समझना है कि होल को ओरिजिन ले लिया जो हमने लिया ही है, ठीक है। लेंथ ऑफ द बेड एक्स एक्सिस से क्या होगी 7 फीट, वाई एक्सिस पे 4 फीट और जेड एक्सिस पे 3 फीट, बस ये उसके एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट हो जाएंगे, इसमें कुछ खास नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो चुका है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आपकी स्क्रीन पे सपोज ए इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4.5 यूनिट नॉर्थ, ठीक, नॉर्थ में 4.5 यूनिट वेक्टर है हमारा ए, व्हाट इज द वेक्टर 3 है, तो 3a करना है यानी कि 4.5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 13.5 यूनिट और डायरेक्शन सेम रहेगी नॉर्थ, क्योंकि ये पॉजिटिव है, बस उसी डायरेक्शन में हमारा 3 टाइम्स बढ़ गया, ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में क्या क्या है, -4a, ठीक, तो 4 इंटू 4.5 18 हो जाएगा, 18 माइनस हो जाएगा -18 यूनिट नॉर्थ। अब -18 यूनिट नॉर्थ में है, तो जब हम नॉर्थ में अगर यहाँ पे -18 है तो उसके अपोजिट जब जाएगा साउथ में तो ये +18 हो जाएगा। अगर इस डायरेक्शन में माइनस ले रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में प्लस हो जाएगा, तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं 18 यूनिट साउथ, ठीक, क्योंकि डायरेक्शन बदलने पे साइन बदल जाता है वेक्टर में, जो मैंने बताया भी था आपको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहे हैं, 2 वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 2 मीटर 3 मीटर, एंगल बिटवीन देम इज 60, स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट दोनों निकालना है, ठीक। ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 2, और दूसरा बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है 3 मीटर और थीटा कितना दिया है 60। ए डॉट बी क्या होता था हमारा, ए बी कॉस थीटा, 2 इंटू 3 कॉस 60, ठीक है, 6 और कॉस 60 की वैल्यू निकाल लेंगे 1/2, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 3 मीटर, ठीक। नेक्स्ट ए क्रॉस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा, 2 इंटू 3 साइन 60, तो 6√3/2, ये कैंसिल होगा 3, तो इसका क्या आ जाएगा 3√3 मीटर। ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड इसका दोनों का है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। लेट a1 a2 a3 a4 a5 a6 a1 be the regular hexagon. Write the x component of the vectors represented by 6 sides taken in the order. Use the fact that resultant of these 6 vector is 0. Proof क्या करना है, cos 0 cos pi/3 cos 2 pi/3 plus cos 3 pi/3 plus cos 4 pi/3 plus cos 5 pi/3 0 है, और use the cosine values to verify the result. ओके, ठीक, चलिए ये इस तरह से बना हुआ है हमारा, ठीक, a1 a2
ठीक, कुछ छोटा कर देते हैं। ओके, ये इस तरह से है, कुछ इस तरह से फिगर दिया हुआ A1 A2 A3 A4 A5 A6। ठीक, ये वेक्टर्स हो जाएंगे हमारे। ओके, चलिए अब देखते हैं, हम इन सबका ले लेते हैं मैग्नीट्यूड A है, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है, मैग्नीट्यूड A ले सकते हैं सबका। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये एक्स एक्सिस, इन सबका एक्स कॉम्पोनेंट निकालते हैं। इसका एक्स कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, A1 A2 का A cos, अब cos के साथ ये एंगल कितना बना रहा है, 0, एक्स एक्सिस के साथ 0 बना है, तो A cos 0 लिख सकते हो इसको। ठीक, फिर A1 A2 का यहाँ पे ये एंगल कितना बनेगा, 60। ठीक, ओके, रेगुलर हेक्सागन है, तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, 60। ओके, तो A1 A2 A3 का क्या हो जाएगा, A cos 60, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, A cos π/3 लिख सकते हो। ठीक है, फिर अब देखते हैं A2 A3, ये एंगल एक्स एक्सिस से कितना बनाएगा। ठीक, जो A2 A3 है हमारा, वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, A1 A2 हो गया, A2 A3 हो गया, A3 A4, ये एंगल, ये कितना एंगल बना रहा है हमारा। अगर ये 60 है तो यहाँ पे ऐसे अगर ड्रॉ करते हैं तो इतना 60 हो गया, तो ये 120 हो जाएगा। ठीक, ये 60 ये अगर हम इस तरह से बनाते हैं, और ये हेक्सागन में अंदर सारे एंगल 120 के होंगे, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 120 का। ठीक है, चलिए, तो ये एक्स एक्सिस से बना रहा है 120, तो A3 A4 क्या हो जाएगा, A cos 120, यानी कि इसको क्या लिख सकते हो, A cos 2π/3। ठीक, चलिए अब इसी के आगे सॉल्व करते हैं। A4 A5 की डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180, यहां से ऐसे हो गई है, तो एंगल क्या हो जाएगा, 180। तो A4 A5 को क्या लिख सकते हो, A cos 180, इसको क्या लिख सकते हो, A cos पाई या 3π/3 लिख सकते हो। डिवाइड करोगे π/3 से तो कोई ये 3 कट जाएगा, पाई यानी कि 180 लिख सकते हो। जिस तरह से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है उस तरह से हम इसको सोल्व देखते हैं। ठीक, फिर A5 A6, ये एंगल, इसमें फिर से 60 ऐड हो गया। ठीक है, ये इतना 60 ऐड हो गया, ये 120, ये 180 था, और प्लस 60 यानी कि 240 हो गया। ठीक, तो A5 A6 क्या हो जाएगा, A cos 240, इसको क्या लिख सकते हो, A cos 4π/3। ठीक, फिर A6 A1 जो हमारा लास्ट वेक्टर है, ये 180 और प्लस 120। ठीक, ये इतना 180 है ये, और प्लस ये 120 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 300। तो A cos 300, इसको क्या लिख सकते हो, A cos 5π/3। ठीक, ओके, अब हमें क्या कहा है कि यूज द फैक्ट द रिजल्टेंट ऑफ द 6 वेक्टर इज 0, मतलब इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट क्या आता है, 0, यानी कि A cos 0 प्लस A cos π/3 प्लस A cos 2π/3 प्लस A cos 3π/3 प्लस A cos 4π/3 प्लस A cos 5π/3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से A कॉमन ले लोगे, ठीक है, तो A सब में से हट जाएगा। ठीक, तो ये क्या हमारा प्रूव हो गया, cos 0 प्लस cos 2π/3 प्लस cos 2π/3 प्लस cos 3π/3 प्लस cos 4π/3 प्लस cos 5π/3 इक्वल टू 0। यही हमें प्रूव भी करना था, और बहुत इजीली प्रूव हो गया। ठीक है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे इस वक्त क्या दिया हुआ है। ठीक, A और B दिया है, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो A क्या दिया हुआ है, A वेक्टर क्या दिया हुआ है, 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक, और इसी तरह से B वेक्टर क्या दिया हुआ है, 3i प्लस 4j प्लस 5k। ठीक, फिर क्या कहा है, एंगल बिटवीन देम निकालना है, तो क्या इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये 4 प्लस 9 प्लस 16 सबको ऐड किया है,
ये स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 29। इसी तरह से मॉड बी निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड 9 + 16 + 25, यानी कि आ जाएगा √50। ठीक, फिर इसके बाद ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। ए डॉट बी यानी कि 2i + 3j + 4k डॉट 3i + 4j + 5k इक्वल टू √29 √50 cos थीटा। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 + 12 + 20 इक्वल टू √1450 cos थीटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे √29 √50 को तो 1450 आ जाएगा। ठीक है, और इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 38। तो cos थीटा क्या आ जाएगा 38/√1540, और थीटा क्या हो जाएगा cos इनवर्स 38/√1450, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, बहुत सिंपल सी चीज है, क्लियर हो चुकी होगी। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहा है, प्रूव करना है A डॉट A क्रॉस B इक्वल टू 0। ठीक, चलिए यहाँ पे A वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, AXI + AYJ + AZK लेट कर लेते हैं, ये वेक्टर है। और B वेक्टर इसी तरह से लेट कर लेते हैं, BXI + BYJ + BZK ले लेते हैं। ठीक है, फिर क्या प्रूव करना है, A डॉट A क्रॉस B इक्वल टू 0। तो पहले A क्रॉस B निकालते हैं, फिर उसके बाद उसका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं A के साथ। ठीक, अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब हमारा प्रूव हो रहा है। तो A क्रॉस B यानी कि AXI + AYJ + AZK क्रॉस BXI + BYJ + BZK। ठीक, हम इसमें वेक्टर नहीं लगा रहे, वो ये लगा सकते हो। अब ये एक बार इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे, फिर इससे, i क्रॉस i 0 हो जाएगा, तो पहला टर्म हमारा 0 हो जाएगा। i क्रॉस j क्या होता है, हम यहाँ पे फिगर जैसे बनाते हैं IJK, i क्रॉस j k हो जाएगा, और ये पे क्या हो जाएगा +AX BY k वेक्टर। ठीक, फिर इसको तीसरे से मल्टीप्लाई करते हैं, AX BZ I क्रॉस के अपोजिट डायरेक्शन यानी कि -j वेक्टर हो जाएगा। ठीक, फिर अब AY करते हैं, AY BX और क्या है J क्रॉस I अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं यानी कि -k वेक्टर। ठीक, फिर ये J क्रॉस J 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म हम लिखेंगे नहीं, इसको 0 लिख सकते हैं। फिर इसके बाद AY BZ और J क्रॉस के यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन, तो क्या लिखोगे I। ठीक, फिर अब अगला AZ BX, J क्रॉस के K क्रॉस I यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो K क्रॉस I क्या हो जाएगा J। ठीक, क्लियर। फिर AZ BY इसको करेंगे तो K क्रॉस J फिर से अपोजिट डायरेक्शन यानी कि -I। अब इसमें एक बार ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि एक पॉजिटिव होगा K का, एक पॉजिटिव नेगेटिव K का, एक J का पॉजिटिव, एक J का नेगेटिव, एक I का पॉजिटिव, एक I का नेगेटिव। ठीक, और लास्ट वाला फिर से ये 0 हो जाएगा, K क्रॉस के 0 हो जाएगा। तो हम I वाले एक साथ लिख लेते हैं। I वाला टर्म क्या है, AY BZ - AZ BY, ये हो जाएगा I प्लस, अब इसका J का लिखते हैं, तो AZ BX - AX BZ, ये हो जाएगा J। ठीक, प्लस K का लिखते हैं, तो AZ K का कहाँ गया, ये सॉरी, AX BY - AY BX, ये हो जाएगा K। ठीक, चलिए ये हो जाएगा A क्रॉस B। अब इसका हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं A के साथ, A डॉट A क्रॉस B। ठीक, चलिए तो A डॉट A क्रॉस B यानी कि AXI + AYJ + AZK से इसको डॉट करते हैं। ये जो लिखा हुआ है ऊपर का टर्म, ये हम फिर से यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है,
ये फिर से टर्म उतार लेंगे। ठीक, अब आई वाला आई से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ए एक्स ए वाई बी जेड, फिर माइनस ए एक्स ए जेड बी वाई। ठीक, जे वाला जे से करो, प्लस ए वाई ए जेड बी एक्स, प्लस यानी कि माइनस ए एक्स ए वाई बी जेड। ठीक है, फिर नेक्स्ट जेड वाला जेड से करो तो ए एक्स ए जेड बी वाई, लास्ट वाला टर्म ए वाई ए जेड बी एक्स। ठीक, अब देखिए ए एक्स ए वाई ए जेड, ये पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल, और ये ए एक्स ए जेड बी वाई ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा सारा जीरो, मतलब ए डॉट ए क्रॉस भी हमारा जीरो आ गया, ये प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, देखते हैं क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्या दिया हुआ है, 2i प्लस 3j प्लस 4k, 2i प्लस 3j प्लस 4k, और बी क्या दिया हुआ है, 4i प्लस 3j प्लस 2k। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल सा तरीका हम बता दे रहे हैं। एक इस तरह से हम बनाते हैं, आई जे के लिखते हैं, यहाँ पे ए के पहले कॉम्पोनेंट लिखते हैं, फिर बी के कॉम्पोनेंट लिखते हैं, 2 3 4 4 3 2 लिख लेते हैं। ठीक, अब जब हमें पहले आई वेक्टर आई का जो निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है, तो पहले जब आई के हमें कॉम्पोनेंट निकालना है तो हम आई वाली लाइन को छुपा देते हैं, ये बुक रख देते हैं लास्ट। ठीक है, आई वाला कॉम्पोनेंट को हम छुपा देते हैं, फिर क्या करते हैं, इसको क्रॉस करते हैं, 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, इसको इस तरह से 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पहले इसको इससे करते हैं फिर इसको इससे करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं आई, और ये प्लस होता है, ये माइनस ये प्लस, तो पहले हमने लगाया प्लस, फिर अब लगाएंगे माइनस। अब जे का निकालना है। ठीक है, तो जे वाली लाइन को हम छुपा देते हैं, इसको लिखते हैं, तो 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 4, ये हो जाएगा जे, फिर प्लस के का लिखना है, तो 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3, ये हो जाएगा के। ठीक, ये आई वेक्टर के कॉम्पोनेंट, ये जे वेक्टर के, ये के वेक्टर के कॉम्पोनेंट। अब इसको सॉल्व करोगे, 3 2 6 6 माइनस 12 यानी कि माइनस 6i। ठीक, ये हो जाएगा माइनस, ठीक, 4 माइनस 16 तो माइनस 12j, प्लस 3 2 6 माइनस 12 माइनस 6k। ठीक, तो इसको फाइनली क्या आ जाएगा, माइनस 6i प्लस 12j माइनस 6k, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर ए क्रॉस बी का। ठीक है, तो आपने देखा होगा आज 10 न्यूमेरिकल हो गए हाफ एन आवर में, बहुत इजीली सॉल्व हो गया, और कुछ ऐसे भी न्यूमेरिकल थे जो लग रहा था टफ है, जो कि एक्चुअल में वो टफ नहीं है। उसकी लैंग्वेज पढ़ो तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये टफ हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो टफ नहीं होते, बहुत ईजी होते हैं। तो यही एससी वर्मा सर की बुक की खासियत है कि देखने में आपको लगता है कि हाँ ये न्यूमेरिकल्स टफ हैं, लेकिन एक्चुअल में जब आप उसको सॉल्व करते हो, कॉन्सेप्ट लगाते हो, तो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अगले 10 न्यूमेरिकल करेंगे, फिर उसके अगले लेक्चर में 10 न्यूमेरिकल करके हम ये चैप्टर फिनिश कर देंगे, फिर चैप्टर नंबर 3 पे आ जाएंगे। ठीक है, तो होप सो आज के लेक्चर में अगर कोई डाउट है, कहीं पे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दिया हुआ है इंस्टाग्राम हैंडल और व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर पूछ सकते हैं। तो अगर पसंद आया तो दोस्तों तक पहुँचाएँ, सीरीज को आगे जितनी भी लोगों तक पहुँचाएंगे उनके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक का शेयर करें। थैंक यू सो मच।